चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूजीसी नेट में हम लोग पेपर 1 और पेपर सेकंड दोनों ही कंप्लीट कर रहे हैं और पेपर 1 के लगभग आपकी 70 से ज़्यादा क्लासें आपकी मैं करा चुका हूं अब तक। पेपर 1 में 70 से भी ज़्यादा क्लासें हो चुकी हैं और लगभग आपकी उसमें 9 यूनिट के आसपास मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। एक यूनिट आपकी 1 से 2 यूनिट उसमें रह गई है। एक तो यूनिट नंबर 3 जो बहुत ही छोटी है, ठीक है, मुश्किल से 2 से 3 क्लासों में वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसमें एक पैराग्राफ आता है, उसी पैराग्राफ को हमें हल करना होता है, उसी से छांट कर क्वेश्चन उसमें लिखने पड़ते हैं। बोध उसको कहा जाता है, बोध के नाम से उसको जाना जाता है। जबकि एक यूनिट रह रही है आपकी कौन सी, डीआई वाली, डी है, डीआईडी है, डाटा इंटरप्रिटेशन। वो भी आपका आपका 3 से 4 दिन में वो सारी कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर पेपर 1 हम पूरा कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हैं। बात करें पेपर 2 की, पेपर 2 में मैं केवल आपको इतिहास करा रहा हूँ और इतिहास में मैंने आपको प्राचीन भारत, इसके अलावा मध्यकालीन भारत, दोनों पोर्शन आपके स्टार्ट किए हैं। प्राचीन भारत की आपकी लगभग 40 से ज़्यादा क्लासें आपको प्राप्त हो चुकी हैं और अभी जो आपकी इसमें कुछ और भी क्लासें आनी आनी शेष है, क्योंकि 28 तारीख को इसका जो पेपर होगा वो आपका 28 तारीख को होगा। हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर जो है आपका शिफ्ट फर्स्ट में उसकी डेट आ चुकी है। इसके अलावा मध्यकालीन भारत में मैं आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करा चुका हूँ और उसमें मुगल वंश आपका प्रगति पर है। मुगल वंश के आपके उसे जितने भी क्वेश्चन हैं वे हम लोग उसमें करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा आधुनिक भारत में मैंने आपको बताया था कि अगर समय मिला तो आधुनिक भारत के भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। ये आपकी क्लास नंबर रहेगी भाई 3। इससे पहले आपकी इससे पहले मैं आपको जो है मौर्यकाल व मौर्योत्तर काल की 2 क्लासें इसमें करा चुका हूँ। तो ये तीसरी क्लास आपकी होने वाली है। अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरी क्लास है ये और हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्यकाल व मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन सभी को हम इसमें कर रहे हैं या उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो है आपका कौन सा, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान को माल लेकर जाते जाते समय समूह में चलते थे तो इसे क्या कहा जाता था। कुल मिलाकर मौर्य काल में जब व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेकर जाया करते थे या सामान लेकर जाया करते थे तो उनका जो समूह था उस समूह को किस नाम से जाना जाता था, ये इसमें पूछा गया है आपसे। तो इसमें आपको बताना है कि उनको क्या कहा जाता था भाई, है जी। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रणि पणितव्य और बी में है आपका श्रेणी, बी में श्रेणी दिया गया है। इसके अलावा बात करें सी की तो सी ऑप्शन में आपका सार्थ दिया गया है और डी में है आपका ओदरिका, ओदरिका आपका डी में दिया गया है। तो बताइएगा भाई इसका सही आंसर आपका क्या होगा। इसमें आपको सही आंसर बताना कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा, क्या उनको कहा जाता था। तो देखिए भाई, जब व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान माल लेकर जाते थे, अपने माल को लेकर जाते थे तो ऐसे समूह को, ठीक है, समूह में चलते थे तो ऐसे समूह को कहा जाता था सार्थ। उसको सार्थ कहा गया है, सार्थ कहा गया है, ठीक है, मौर्य काल में। तो ऐसे समूह को अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है उसमें सार्तवाह कहा गया है। उसको क्या कहा गया भाई, सार्तवाह, उसको सार्तवाह कहा गया है। तो सार्तवाह उसको कहा गया है किसमें भाई, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कौटिल्य ने उनको सार्तवाह कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर, सार्तवाह कहकर संबोधित किया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो देखते हैं भाई कौन सा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 62 और आज का दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारक नहीं भेजा गया है जी। कुल मिलाकर जो है अशोक ने, ये पूछ रहा है भाई अशोक ने कौन से व्यक्ति को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं भेजा था, ये इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो व्यक्ति था जिसको अशोक के द्वारा नहीं भेजा गया। देखिए भाई, बौद्ध धर्म की जो तीसरी बैठक हुई, बौद्ध धर्म की जो तीसरी बैठक हुई वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी बैठक हुई और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और उसने अनेक लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक क्षेत्रों में भेजा,
जिस बात की जानकारी कहाँ पर मिलती है हमको, एक आपका बौद्ध ग्रंथ है जिसे महावंश के नाम से जाना जाता है। महावंश नामक जो बौद्ध ग्रंथ है, उससे हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि अशोक ने अनेक क्षेत्रों में लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। जैसे मान लो आपका रक्षित था, रक्षित रक्षित को वनवासी के क्षेत्र में भेजा गया। कहाँ पर? वनवासी, वनवासी के क्षेत्र में इसको भेजा गया। और ये वनवासी जो पड़ता है आपका कहाँ पे पड़ेगा भाई? ये कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है, उत्तरी कर्नाटक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को वनवासी उस समय कहा जाता था। इसके अलावा बात करें धर्म रक्षित की, तो धर्म रक्षित जो थे, ये धर्म जो रक्षित थे, इनको कहाँ भेजा गया था? धर्म रक्षित को भेजा गया था भाई आपका उपरांतक में, उपरांतक में भेजा गया था। उपरांतक, उपरांतक उस समय किस क्षेत्र को कहा जाता था? आज का कह सकते हैं भाई पश्चिमी भारत। जो पश्चिमी भारत है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी भारत, उस क्षेत्र में इसको भेजा था। तो पश्चिमी भारत इसको कहा जा सकता है, इस क्षेत्र को पश्चिमी भारत कहा जाएगा। एक व्यक्ति थे आपके महिष, महिष को महिष मंडल भी कहा गया है। सॉरी, ठीक है, एक मिनट, महादेव, महादेव, महादेव को महिष मंडल, महिष मंडल के क्षेत्र में भेजा गया। महिष मंडल के क्षेत्र में इसको भेजा गया था। कहाँ पर भाई? महिष मंडल, महिष मंडल के क्षेत्र में इसको भेजा गया। और ये महिष मंडल की अगर मैं बात करूँ तो ये नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि एमपी इसको कहा जा सकता है, मध्य प्रदेश इसको आप कह सकते हैं। जबकि महिष नाम से किसी व्यक्ति को नहीं भेजा था, महिष नाम से किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक के द्वारा नहीं भेजा गया था। तो सही आंसर इसका आ जाएगा भाई ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अधोलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए और उसका स्पष्टीकरण ई में आपका दिया गया है। तो ए की अगर मैं बात करूं तो ए में दिया गया है भाई क्या? ए में दिया गया है आपका मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। बात बिल्कुल सही है। मौर्य जो राज्य था एक अत्यंत केंद्रीकृत, यानी कुल मिलाकर केंद्र का नियंत्रण था, राजा का पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण हुआ करता था, तो उसको केंद्रीकृत राज्य कहा जाएगा। तो कथन आपका ए बिल्कुल सही है। स्पष्टीकरण क्या दिया गया है? विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था। बिल्कुल बात सही है। 5 प्रांतों में ये क्षेत्र बटा हुआ था, जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे, और उपयुक्त दोनों का राजकुमारों द्वारा शासित थे, तो राजकुमार ही इन क्षेत्रों में शासन करते थे। दोनों बात बिल्कुल सही है। ठीक है जी, दोनों बात बिल्कुल सही है। और ई जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आज का 4 और वैसे 64वां क्वेश्चन रहेगा ये आपका। मिलान करना है। यवन शासक दिए गए हैं और क्षेत्र दिए गए। यवन मतलब कि यूनान के शासक दिए गए हैं और उनके क्षेत्र इसमें दिए गए हैं। देखिए भाई, एंटियोकस सेकंड, एंटियोकस सेकंड जो था ये सीरिया का शासक था, और इसने बिंदुसार के दरबार में अपना एक आपका दूत भेजा था। इसके अलावा बात करें टोलमी सेकंड की, तो टोलमी सेकंड जो है ये मिस्र का शासक हुआ करता था। टोलमी सेकंड मिस्र का शासक था, ये मिस्र का शासक था। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें किसकी? एंटीगोनस सेकंड, एंटीगोनस सेकंड की अगर बात करें तो ये आपका मैसिडोनिया का राजा हुआ करता था, मैसिडोनिया का राजा था। और मगस की अगर मैं बात करूँ तो मगस शासक हो जाएगा भाई कहाँ का? साइरीन का। तो देख लो, मिलान कर लो। ए का हो जाएगा आपका चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा, दो में दिया गया भाई, बी में और आपका डी में। इसके अलावा सी का आपका दूसरा है, सी का दूसरा इसमें दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भाई डी का हो जाएगा पहला, तो आंसर आपका डी इसमें सही होगा। चलिए जी आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 राजस्थान में आपका एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा इसका क्या सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? बताओ भाई, भूमि से संबंधित कर कौन सा नहीं था, ये आपको इसमें बताना है कि भूमि से संबंधित कर कौन सा नहीं था मौर्य काल में। मौर्य काल की बात कर रहा है कि मौर्य काल में भूमि से संबंधित कर कौन सा नहीं था। ऑप्शन ए में भाग दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका भाग दिया गया है, ऑप्शन बी में है आपका बलि, बलि कर दिया गया है, सी में उदक कर दिया गया है, और डी में आपका शुल्क कर दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका कर नहीं था, ये आपको बताना है। देखो, भाग जो था, भाग भी एक प्रकार का कर हुआ करता था, भाग भी एक प्रकार का कर हुआ करता था। यह कर निजी भूमि से लिया जाने वाला कर था। किससे? निजी संपत्ति से, तो निजी भूमि से लिया जाता था भाई। ये जो कर था आपका, ये निजी भूमि से लिया जाता था।
निजी भूमि से लिया जाता था। कौन सा कर? भाग कर। बलि कर की अगर मैं बात करूं तो बलि कर एक प्रकार का धार्मिक भेंट हुआ करता था या धार्मिक कर हुआ करता था। इसको धार्मिक भेंट या धार्मिक कर के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक कर इसको कहा जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा उदक की अगर बात करें तो कृषकों को राज्य द्वारा जो है सिंचाई प्रबंधन के लिए, ये एक प्रकार का सिंचाई कर था जो किसानों से लिया जाता था। इसको सिंचाई कर कहा जा सकता है। ये सिंचाई कर था मौर्य काल में। लेकिन शुल्क नाम का कोई कर मौर्य काल में नहीं था। ठीक है। यह कर सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता था, जो शुल्क कर जो रहेगा। ठीक है। लेकिन ये मौर्य काल से संबंधित नहीं था। तो कुल मिलाकर इसमें कहा है मौर्य काल संबंधी कर नहीं था। शुल्क कर आपका सीमा शुल्क लिया जाता था। ये आपका प्राचीन काल से अब तक चला आ रहा है। तो ये कोई आपका मौर्य काल से संबंधित नहीं था। तो कुल मिलाकर आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने अशोक के स्तंभों के बारे में दिया गया है। अशोक के स्तंभों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए और उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि कौन कौन से इसमें सही होंगे। चलिए जी पढ़ते हैं। तो अशोक के मुख्यतः स्तंभ लेख उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। ये कहा गया कि अशोक के सबसे ज्यादा जो शिलालेख हैं या स्तंभ लेख हैं वे आपको उत्तर भारत में प्राप्त हुए हैं। बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर अधिक जो है ज्यादातर जो लेख मिले हैं इसके स्तंभ लेख वे उत्तर भारत से ही प्राप्त हुए हैं। ज्यादातर उत्तर भारत से ही प्राप्त हुए। वैसे दक्षिण भारत से भी मिले हैं लेकिन अधिकांश जो मिले हैं वे उत्तर भारत से हमको प्राप्त हुए हैं। तो उत्तर भारत से अशोक के अभिलेख अधिकांश स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी। तो ऐसा कहा जाता है जो 7 स्तंभ लेख मिले हैं उन 7 में से लगभग 6 स्तंभ लेख आपके उत्तर भारत से प्राप्त हुए हैं अशोक के। चलिए जी दूसरा कथन पढ़ेंगे। 6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभ लेखों पर प्राप्त हुए हैं। 6 स्तंभ लेख हैं जो 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। इनके 6 शिलालेख जो स्तंभ लेख हैं इसके वे आपके 7 स्तंभों पर प्राप्त हुए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। 7 स्तंभ लेख पर 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 7 स्तंभों पर ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 6 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 7 पर मिले हैं। 7 ही स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं और 7 ही स्तंभों पर मिले हैं। बात करें सी की तो आपका बी आपका गलत हो जाएगा इसमें भाई। स्तंभों की यष्टि और ऊर्ध्व भाग यानी कि ऊपर का जो भाग है दो अलग अलग पत्थरों से निर्मित है। यानी कि उसके जो ऊपर स्तंभ के ऊपर जो है यहाँ पर ठीक है एक अलग से पत्थर बनाकर अपर से जोड़ा गया और उसके ऊपर यहाँ से कोई आकृति यानी कि कोई जो है ना पशु को यहाँ पर बैठाया गया है। तो कुल मिलाकर ये दो अलग अलग भागों में है। बिल्कुल सही है। दो अलग अलग पत्थरों से निर्मित किया गया है। तो सी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऊर्ध्व भाग जो ऊपर का भाग है कि समस्त आकृतियां पशुओं की बनी हुई यानी कि कुल मिलाकर जितने भी स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं इनके ऊपर किसी ना किसी पशु की, हाथी की, शेर की, चीते की कोई ना कोई आकृति हमको यहाँ से प्राप्त हुई है। तो आपका डी ऑप्शन भी भाई सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ए, सी और डी इसमें कथन आपके सही रहेंगे। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची वाला है भाई, मिलान करना है जी। सूचियों का मिलान करना है आपको। सूचियों का मिलान करना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में आया था। आपका 2021 वाला जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। देखिए सबसे पहले दिया गया है मूल्य। मूल्य जो दिया गया है ये आपका पशुचारण क्षेत्र हुआ करता था। कैसा भाई? पशुचारण क्षेत्र। देखो कहाँ पर है तो तीसरे में आ जाएगा पशुचारण क्षेत्र। तो यानी कि कुल मिलाकर ए का तीसरा है। तो सी या डी ही आपका ऑप्शन सही होगा। तो इन दोनों को आप काट सकते हो। इसके अलावा पाले, पाले जो है पाले पाले ये आपका शुष्क भूभाग, इसको शुष्क भूभाग यानी कि बंजर भूभाग कहा जा सकता है। मरुस्थल इसको कहा जाता है, रेगिस्तान इसको कह सकते हैं। तो आपका थर्ड के बाद में आपका फर्स्ट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद बात करें कुरिंची की। कुरिंची की तो कुरिंची जो है ये पर्वतीय क्षेत्र को कुरिंची कहा जाता है। तो इसका चौथा आपका सही हो जाएगा। ये देखिए चौथा इसमें दिया गया है। इसके अलावा मरुत की अगर बात करें तो नदीय भूभाग, नदी का जो भूभाग होता था उसको मरुत कहा जाता था। तो कुल मिलाकर आपका इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किन शासकों के सिक्कों पर धर्मीय धर्मीय यानी कि धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण है? बताओ भाई कौन सा वो शासक है जिसके सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण की गई है? धार्मिक उपाधि जो उत्कीर्ण की गई वो भाई एक आपका वंश आया था आपका पल्लव वंश। पहल्लव वंश जिसको कहा गया, पहल्लव वंश जिसको कहा गया। तो पहल्लव वंश के शासकों के सिक्कों पर सिक्कों पर क्या मिलता है? आपका धार्मिक उपाधि प्राप्त मिलती है। यानी कि धार्मिक उपाधियां ये शासक लिया करते थे।
इस वंश का सबसे प्रमुख शासक की अगर मैं बात करूं तो गोंडोफर्नीज, गोंडोफर्नीज इसको कहा जाता है भाई, गोंडोफर्नीज। इस धर्म से संबंधित या इस वंश से संबंधित जो प्रमुख शासक था वो गोंडोफर्नीज था। कौन था भाई? गोंडोफर्नीज। तो गोंडोफर्नीज इस वंश का सबसे प्रमुख शासक माना जाता है। इसी के समय एक आपका ईसाई धर्मगुरु या पादरी कह सकते हैं उसको, ईसाई पादरी सेंट, क्या नाम था उसका भाई? सेंट थॉमस, सेंट थॉमस नाम का एक पादरी जो है इसके दरबार में आया था। सेंट थॉमस जो है इसी के शासनकाल में भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पहला वंश का सबसे प्रमुख शासक जो था वो था आपका कौन भाई? वो था आपका गोंडोफर्नीस, गोंडोफर्नीस। चलिए जी, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? है जी, कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम किसको दिया जाता था, ये आपको इसमें बताना है। कुमार व आर्यपुत्र का जो नाम दिया जाता था वो शाही खानदान के जो राजकुमार हुआ करते थे, शाही खानदान के जो राजकुमार हुआ करते थे उनको ही ये उपाधि प्रदान की जाती थी, उनको ये उपाधि प्रदान की जाती थी, आर्यपुत्र की या फिर कुमार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेरीप्लस मेरिस एरिथ्रियन सी, ये बहुत बढ़िया पुस्तक है भाई। इस पुस्तक से जो है, इस पुस्तक के लेखक की जानकारी तो हमको प्राप्त नहीं होती, परंतु इस पुस्तक से अनेक बंदरगाहों, भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह थे उन सारे बंदरगाहों की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है, जिसका नाम है पेरिप्लस मेरिस एरिथियन, एरिथियंस, एरिथियंस इसको कहा गया है। ठीक है जी, ये कौन से काल की थी? ये ग्रीक, देखो रोमन, रोमन भाषा में लिखी हुई, रोमन भाषा में लिखी हुई, रोमन भाषा में लिखी हुई यह एक पुस्तक है, रोमन भाषा में लिखी हुई पुस्तक है, जिसके लेखक की जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती, लेखक की जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन ये कहा जाता है इसमें जो पहली और दूसरी शताब्दी के आसपास, पहली व दूसरी शताब्दी के आसपास, पहली से दूसरी शताब्दी के आसपास के, शताब्दी, शताब्दी के आसपास की जानकारी हमको इस पुस्तक से प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। और इससे अनेक बंदरगाहों, दक्षिण भारत में ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण भारत के लगभग सभी बंदरगाहों की, दक्षिण भारत में जो समुद्र के आसपास जितने भी क्षेत्र थे दक्षिण भारत के, तो इनसे बंदरगाहों की सूची इस पुस्तक में दी गई है। बंदरगाहों की जानकारी हमको प्राप्त होती है इस पुस्तक से, बंदरगाहों की जानकारी इस पुस्तक से प्राप्त होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है रुपये रूप, रुपया रूप है, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? रुपया रूप जो सिक्के थे, रुपया रूप जो सिक्के थे, इनमें सबसे ज्यादा मिलता था क्या भाई? रजत, यानी कि चांदी का प्रयोग सबसे ज्यादा इनमें किया जाता था। चांदी का प्रयोग यानी कि रजत का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। सबसे ज्यादा अधिकता जो है इसमें रजत की प्राप्त होती है, ये चांदी की प्राप्त होती है, चांदी की प्राप्त होती है। मौर्य काल में रुपया रूप और करसापण, इसके अलावा रुपया रूप तो था ही, इसके अलावा मौर्य काल में एक सिक्का प्राप्त हुआ है चांदी का ही, आपका कौन सा? करसापण, करसापण उसको कहा गया है, करसापण के नाम से उसको जाना जाता था। इसके अलावा पण के नाम का भी एक सिक्का था मौर्य काल में ही। इसके अलावा धरण की अगर बात करें, धरण की अगर बात करें तो धरण भी एक चांदी का सिक्का। तो ये सारे के सारे क्या थे? चांदी के सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे। मौर्य काल में सुवर्ण और निष्क सोने के सिक्के थे। कौन कौन से? सुवर्ण, सुवर्ण और एक सिक्का था भाई निष्क सिक्का, एक सिक्का था निष्क, निष्क। ये आपके किसके थे? ये दोनों के दोनों आपके सोने के सिक्के हुआ करते थे, सोने के सिक्के हुआ करते थे, ये सोने के सिक्के थे। और भाई सोने के सिक्के थे और इनको आहत सिक्का भी कहा जाता था। क्या? आहत, आहत सिक्का भी इनको कहा जाता था। आहत या पंचमार्क सिक्के उनको कहा जाता है जिन पर चोट मारकर या ठप्पा मारकर सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा मासक और काकणी, मासक और काकणी की बात करें, मासक, मासक, मासक व काकणी, काकणी, ये दो सिक्के तांबे के थे। ये दोनों सिक्के किसके थे भाई? तांबे के, ये दोनों सिक्के तांबे के थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चांदी के सिक्के आपके करसापण, पण, धरण और रुपया रूप, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, या रजत के सिक्के हुआ करते थे मौर्य काल में। सोने की अगर बात करें तो सुवर्ण और निष्क नामक दो सिक्के थे, ये सोने के सिक्के थे। ठीक है, जिनको आहत सिक्के भी कहा जाता था। मासक और काकणी ये तांबे के सिक्के थे और इनको भी आहत यानी चोट मारकर ही तैयार किया गया था, ये भी आहत सिक्के थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख किया है?
यानी कि मेगस्थनीज जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, उनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में पांड्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उनकी इस पुस्तक से पांड्य वंश के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। पांड्य वंश की जो है, ऐसा कहा गया है कि पांड्य वंश जो था उसमें महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता था। महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता था। और पांड्या जो क्षेत्र था ये मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। मोतियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। इसके लिए भाई मोतियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था पांड्या वंश। इस बात की जानकारी इंडिका नामक पुस्तक से प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके सामने? संगम साहित्य ग्रंथ तोलकापियम। संगम साहित्य ग्रंथ तोलकापियम किस विद्या से संबंधित है? संगम साहित्य जो है आपका बहुत प्रसिद्ध पुस्तक इसको मानी जाती है, जिसको कहा जाता है तोलकापियम। तोलकापियम, ठीक है। रचना किसके द्वारा की गई? तो इसके लेखक जो थे वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। लेखक जो थे आपके इसके लेखक, तोलकापियम के जो लेखक थे वे थे भाई कौन? तोलकापियर। तोलकापियर। तोलकापियर जो थे, तोलकापियर, ये तोलकापियम लेख पुस्तक के लेखक थे। और इसमें ये आपके किससे संबंधित है? तो व्याकरण, तमिल व्याकरण से संबंधित है। तमिल व्याकरण की जानकारी इस पुस्तक से हमको प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर ये तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। तमिल व्याकरण से संबंधित पुस्तक है। और इस पुस्तक में संगम काल की जानकारी प्राप्त होती है। जो 3 प्रमुख संगम हुए थे उन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। 3 सभाएं जो हुई थी दक्षिण भारत में, इसकी भी इसमें जानकारी मिलती है। तोलकापियम जो पुस्तक लिखी गई ये आपकी द्वितीय संगम, जो दूसरा संगम हुआ था, संगम काल की जो दूसरी बैठक हुई, सेकंड बैठक जो हुई थी, उसमें इसकी रचना की गई थी तोलकापियर के द्वारा। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 34। और आज का 14वां क्वेश्चन ये रहेगा। निम्नलिखित उत्खनित स्थलों में से कहां से दक्षिण भारत और रोमन जगत के बीच व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि कुल मिलाकर आपका जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, इसके अलावा और रोमन साम्राज्य या रोमन जगत के बीच में जो आपका क्या था, व्यापारिक संबंध था, इस बात की जानकारी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडु। अरिकमेडु से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। अरिकमेडु एक समुद्री व्यापारिक मार्ग था, केंद्र था, ठीक है। समुद्री व्यापार का ये बहुत बड़ा केंद्र माना गया है दक्षिण भारत में, अरिकमेडु। यहाँ से इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। अरिकमेडु से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ के लोगों का यूनान के और इसके अलावा रोमन साम्राज्य जो था उनके साथ इनका व्यापार होता था, अरिकमेडु के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। धरण और पुराण को निम्नलिखित में से किसके रूप में पहचाना जाता है? बताओ, धरण और पुराण जो है ये क्या थे भाई? धरण और पुराण क्या साहित्य पुस्तक थी? नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि धरण जो था वो आपका चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो मुद्राएं इनको कहा जाता है। मुद्रा थी आपकी किसमें? मौर्य काल में। धरण और पुराण प्राचीन काल में आहत मुद्राएं हुआ करती थी। आहत मुद्रा इनको कहा गया है। और इनका उल्लेख की अगर बात करूं, इन दोनों पुस्तकों का उल्लेख जो है मनुस्मृति, सॉरी, मुद्राओं का उल्लेख मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति में भी इनका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ये सिक्के आपके मौर्य काल में भी चलते थे। तो मौर्य काल में भी ये मुद्रा जारी थी, मौर्य काल में भी चलती थी। ठीक है जी, चलिए। और इनके जो ढेर प्राप्त हुए हमको मैं आपको बता दूं, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश व मगध के क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश व मगध यानी कि बिहार, बिहार यानी कि मगध यानी कि बिहार कहा जा सकता है, बिहार के क्षेत्र से इन सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के बहुत सारे ढेर प्राप्त हुए हैं हमको कहाँ से? उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र से, जहाँ पर मौर्य साम्राज्य हुआ करता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 76। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और श्लोक, कितने अधिकरण और श्लोक है, ये आपको बताना है। बताओ भाई, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने श्लोक का प्रयोग किया गया है? कितने श्लोक का इसमें प्रयोग हुआ है? तो ये बताना आपको कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें कितने श्लोकों का प्रयोग। देखो भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण की अगर बात करें तो अधिकरण की संख्या है भाई कितनी? 15। और श्लोक है आपके कितने? 6000। तो 6000 श्लोक और 15 अधिकरण इसमें दिए गए हैं। 15 अधिकरण इसमें दिए गए हैं। तो एक महाग्रंथ, एक बढ़िया, एक बड़ा ग्रंथ इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें 15 अधिकरण और 6000 श्लोक के अलावा अगर प्रकरण कभी पूछ ले आपसे, प्रकरण अगर कभी पूछे भाई प्रकरण कितने हैं, तो प्रकरण आ जाएंगे इसमें कितने भाई? प्रकरण होंगे इसमें कितने? 180। तो 180 प्रकरण में अर्थशास्त्र विभाजित है। 180 प्रकरण में
अर्थशास्त्र विभाजित है। ठीक है जी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों का निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? ये बताना भाई गलत कौन सा है, यानी कुल मिलाकर सही कौन सा नहीं है। सबसे पहले दिया गया है इसने स्थानिक। स्थानिक जो था ये 8,000 गांव, सॉरी 800 गांव का समूह हुआ करता था भाई। ये कितने गांव का समूह था? 800 गांव का समूह। ये 800 गांव का समूह था, तो सबसे पहला ही गलत हो गया। 800 गांव का समूह हुआ करता था। 800 गांव का समूह हुआ करता था क्या? स्थानीय। स्थानीय को कहा गया स्थानिक। स्थानिक को जो कहा गया है वो 8,000 गांव, सॉरी 800 गांव का समूह हुआ करता था। 800 गांव का समूह हुआ करता था। तो एक तो ए आपका इसमें गलत हो गया। दूसरा द्रोणमुख। द्रोणमुख जो था ये 400 गांव का समूह था, ये बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा खारुटिक। खारुटिक की अगर मैं बात करूं तो ये 200 गांव का समूह हुआ करता था। कितने भाई? 200 गांव का समूह हुआ करता था। संग्रहण की अगर बात करें तो संग्रहण 10 गांव का समूह हुआ करता था भाई। कितने? 10 गांव का समूह। 10 गांव का समूह। 10 गांव का समूह ये होता था। 10 गांव का समूह होता था। तो इसमें आपका भाई ए व डी, ए व डी ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। ए व डी दो ऑप्शन आपके गलत हैं, ए और डी। तो ए भी गलत है और डी भी गलत है, क्योंकि संग्रहण जो था ये केवल 10 गांवों का समूह हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन आपका गलत दिया गया था। ठीक है, और इसको आयोग के द्वारा डिलीट भी कर दिया गया था भाई। ठीक है, तो आंसर इसका अगर आप लगाओगे तो ई आपका सही इसमें हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? बताओ भाई। कनिष्क जो था कुषाण वंश का प्रमुख शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का एक सबसे प्रमुख शासक इसको माना गया है। और कनिष्क ने चंद्रगुप्त मौर्य की भांति ही साम्राज्य विस्तार किया, जो आपका अशोक की भांति बौद्ध धर्म को प्रश्रय देकर बौद्ध धर्म का इसने बहुत प्रचार प्रसार भी किया। तो इसी के समय बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध बैठक का आयोजन किया गया था। कहाँ पर भाई? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। तो कुंडलवन कश्मीर जो था आपका, कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी बैठक का आयोजन किया गया। कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अगर अध्यक्ष की बात करें तो भाई वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशुघोष के द्वारा इसकी उपाध्यक्षता की गई थी। अशुघोष जो थे, अशुघोष जो थे इस बैठक के उपाध्यक्ष थे। ये कौन थे भाई? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष हुआ करते थे कौन? अशुघोष। जबकि अध्यक्ष थे कौन? वसुमित्र। और इसी बैठक में हीनयान और महायान दो भागों में, हीनयान और महायान दो भागों में आपका क्या हुआ? ये बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो कनिष्क के शासनकाल में ही ये कार्य हुआ था। अब पूछ रहा है भाई कि कनिष्क जो है वो कौन सी शाखा से संबंधित था या कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो महायान का समर्थक था। कनिष्क जो था वो महायान शाखा का समर्थक था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 79 है। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख किया गया है? तो बताओ भाई कौन सा वो अभिलेख या कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक के 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख किया गया है? अयोध्या से प्राप्त हुआ है भाई धनदेव का अयोध्या अभिलेख। धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है इसमें कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश का संस्थापक था, इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार, अगर मैं बात करूं पुष्यमित्र शुंग की, तो इसने बंगाल का क्षेत्र भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। बंगाल, बंगाल के अलावा अगर बात करें, बंगाल के अलावा बात करें तो नर्मदा नदी के तट तक, नर्मदा नदी तक, नर्मदा नदी तक इसका क्षेत्र यानी कि एमपी भी कहा जा सकता है। इसके अलावा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वर्तमान में, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ये भी अपने साम्राज्य में शामिल किया। और समस्त उत्तर भारत का क्षेत्र को इसने अपने क्षेत्र में शामिल किया ही था। तो कुल मिलाकर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई, जिस बात की जानकारी धनदेव का अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया है क्वेश्चन भाई, बताओ। दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है क्वेश्चन आपका। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम जो महाकाव्य है, प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपकी इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? देखो भाई, तो तीसरा संगम हुआ था आपका,
तीसरी संगम की जो तीसरी बैठक हुई थी आपकी दक्षिण भारत में, उस बैठक में इसकी रचना की गई, लेकिन किसके द्वारा की गई ये आपको बताना है। इसकी जो रचना की गई थी भाई इलंगो अडियल, इलंगो अडियल अडिगल, इलंगो अडिगल के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई थी। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे और आज का भाई 21वां क्वेश्चन ये रहने वाला है। संगम साहित्य से ही संबंधित है, संगम साहित्य से ही संबंधित है। इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका सही रहेगा? देखो भाई, संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उनके उत्तर दें। इत्थु थोके संगम साहित्य परंपरा के सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। बात बिल्कुल ये आपकी सही है। इसके अलावा पुरु नानूरू कोमा इत्थु इत्थु थोके का भाग है जिसमें सूर्य की कविताओं को संकलित किया गया है। ये बात भी बिल्कुल आपकी सही रहेगी। इसके अलावा संगम कविताओं की आगम कोटि शासकों की प्रशस्ति से संबंधित है। बिल्कुल गलत, शासकों के बारे में इसमें कोई ऐसा उल्लेख प्राप्त नहीं होता। तिरुकुवल तिरुकुरल तिरु तिरुक तिरुकुरल जो एक प्रवृत्ति रचना है जो मुख्यतः प्रेम और नैतिकता से संबंधित करती है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आपका। चौथा ऑप्शन भी आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है भाई, चलिए जी। तो इसमें आप देखते हैं कौन सा भाई पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। तो इसका आ जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखो भाई, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, कावेरी नदी का जो डेल्टा है आपका तमिलनाडु में, कावेरी नदी का डेल्टा जो तमिलनाडु में पड़ता है, ये उस क्षेत्र से संबंधित है। इतना ज्यादा उपजाऊ ये क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जितने क्षेत्र में एक हाथी लेटता है, जितने एरिया में एक हाथी लेटता है उतने एरिया में 7 आदमियों का पेट भरने का गेहूं या चावल उत्पन्न होता है, धान उत्पन्न होता है। तो कावेरी का डेल्टा में। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? तो कौन सी वो पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को सकल द्वीप जम्बूद्वीप कहा गया है? एक पुस्तक है भाई, देखिए, बौद्ध धर्म की जो महावंश जिसको कहा गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित है महावंश पुस्तक। इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है, जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। ये बौद्ध धर्म की बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है महावंश। तो उसमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। 2019 में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित है, या कौन से राज्य में, सॉरी, किसके राज्य में स्थित थी? ठीक है, वैसे तो महाराष्ट्र में है भाई, ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन से वंश से संबंधित थी, कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में ये स्थित थी, लेकिन राज्य किसका था उस समय, किसके राज्य में इनकी स्थापना करवाई गई, कुल मिलाकर ऐसा कहा जाता है। तो सातवाहन वंश के जो शासक थे, सातवाहन वंश के शासकों के समय नासिक और कार्ले के जो बौद्ध प्रमुख स्थल हैं, इनका निर्माण करवाया गया है। कार्ले का चैत्य प्राचीन भारत में सबसे अधिक सुंदर माना जाता है, भव्य स्मारकों में से एक है और चैत्य सबसे बड़ा और सुरक्षित अवस्था में है। कौन सा? कार्ले का चैत्य। ये आपका पूजा स्थल होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को आपका कार्ले कहा जाता है, तो सॉरी, चैत्य कहा जाता है। तो कार्ले का चैत्य और नासिक का चैत्य ये दोनों प्रसिद्ध हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सातवाहन वंश के शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। महाराष्ट्र में दोनों है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाग्भट वाग्भट की अष्टांग हृदय किससे संबंधित पुस्तक है? वाग्भट की जो अष्टांग हृदय पुस्तक है वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित पुस्तक है, ये आपको बताना है। देखिए भाई, ये जो पुस्तक है आपकी अष्टांग हृदय, ये आपकी आयुर्वेद से संबंधित है। ये आयुर्वेद से संबंधित एक पुस्तक है, आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक में अगर मैं बात करूं तो आपकी शल्य चिकित्सा, इसके अलावा शालाक्य, इसके अलावा आपका काया से संबंधित जो रोग होते हैं उन सभी की जानकारी हमको इसमें प्राप्त होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 और आज का भाई 26वां क्वेश्चन ये रहने वाला है। भट्टी प्रोलु अभिलेख, भट्टी प्रोलु अभिलेख किस धातु से निर्मित है? यानी कुल मिलाकर ये आपका जो शिलालेख, सॉरी, अभिलेख है, ये किस धातु से बना हुआ है, किस धातु से बना हुआ है? देखिए भाई, भट्टी प्रोलु अभिलेख जो है
मैं आपको बता दूं ये सातवाहन से संबंधित है, वैसे तो सातवाहन से संबंधित है। और ये अमरावती अमरावती के क्षेत्र से, यानी कि कुल मिलाकर आपका कह सकते हैं कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र से प्राप्त हुआ है जी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला, लिख देता हूं मैं आपको। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से ये आपका शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो चांदी का बना हुआ है। गुंटूर जिले से प्राप्त हुआ है, गुंटूर जिले से प्राप्त हुआ है, जो किसका बना हुआ है भाई, चांदी का। ये चांदी का बना हुआ है। और किसने बनवाया, तो किसने लिखवाया इसको, सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के समय सातवाहन वंश के समय इस अभिलेख या शिलालेख का, सॉरी, इस शिलालेख का निर्माण करवाया गया। तो चांदी से ये बना हुआ है, चांदी से निर्मित है, ठीक है। और एक छोटा सा गांव पड़ता है आपका बंटी पोरलू, तो वहीं पर ये शिलालेख है, तो उसी के नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं थी। कौन सी घटना नहीं थी आपको बताना भाई। देखो भाई, ठीक है, प्राचीन युग में यानी कि ईसा पूर्व से पहले की, ये कह रहा है कि देखो, एक ईस्वी से पहली पहली, एक एडी या एक ईस्वी से पहली पहली घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये आपको बताना है। देखो भाई, इंडो ग्रीक साम्राज्य, ये भी आपका एक ईस्वी से पहले ही स्थापित हुआ था। कब हुआ, तो 183 ईस्वी के आसपास। 183 ईस्वी के आसपास जब आपका मौर्य वंश का पतन हुआ, तो उस समय ये लोग आए बीसी की, सॉरी बीसी में भाई, ठीक, ये भी बीसी में हुआ। विक्रम संवत की बात करें तो 57 बीसी में ये भी स्थापित हुआ, तो ये भी बीसी में हो गया। बौद्ध बैठक आपकी प्रथम शताब्दी में मानी जाती है भाई, प्रथम शताब्दी, यानी कि ये एडी में मानी जाएगी, ये एडी में मानी जाएगी, 100 ईस्वी के आसपास इसको माना जाता है। हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर मैं बात करूं, हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर बात करूं, तो ये भी प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व का माना जाता है। प्रथम सदी ईसा पूर्व यानी कि बीसी का ही इसको भी माना जाएगा, प्रथम सदी ईसा पूर्व का इसको माना जाएगा। कुल मिलाकर आपका ईस्वी का जो है आपका चौथी बौद्ध बैठक जो हुई कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में, तो ये आपकी मानी जाएगी। तो ये आपका नहीं है, एक घटना नहीं है ये ईसा पूर्व युग की, ये प्राचीन ईसा युग, ये बाद की है, एक ईस्वी से बाद की घटना है ये। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 है, मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया है। मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया, और उसके विवरणों और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखों के द्वारा प्राप्त दिए गए उदाहरणों से मिलती है। यानी कि मेगस्थनीज जो थे, उनकी जो मूल ग्रंथ थे, वे तो आपके लुप्त हो चुके हैं, वे आपके लुप्त हो चुके हैं, इस लुप्त हो चुके हैं। और उसके काल की जो जानकारी मिलती है, जो यूनान के लेखक थे, उनके उनके समय या उसके बाद जो आए, उनके बारे में जानकारी उससे हमको मिलती है। तो कौन कौन से ऐसे लेखक थे जो उसके समय थे, यूनानी लेखक ऐसे कौन कौन से थे जो उसके समय थे या उसके परवर्ती थे। देखो भाई, एक तो आपके एरियन एरियन ये भी मौर्य काल में एक लेखक थे। और इसी इसके अलावा डायडोरस ये भी एक लेखक थे। जस्टिन की बात करें तो ये भी इतिहासकार हुआ करते थे। प्लूटार्क से भी इस बात की जानकारी मिलती है, और स्ट्रैबो से भी इस बात की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो दिए गए हैं, ये सभी के सभी ऐसे हैं, ये सभी के सभी यूनानी लेखक हैं जिन्होंने मौर्य काल के बारे में जानकारी दी है। तो इन सबसे मेगस्थनीज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें से ही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका इसमें से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, बताओ भाई। पाटलिपुत्र में एक समिति थी मौर्य काल को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, ठीक है। तो उसमें जो एक सदस्य, एक आपकी समिति हुआ करती थी, उस समिति में कितने मेंबर होते थे, उस समिति में कितने मेंबर हुआ करते थे, ये आपको बताना है, ठीक है। मौर्य काल में जो प्रमुख नगर थे, उनका जो प्रशासन जो चलाया जाता था, वो आपका किसके द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था, नगर पालिकाओं के द्वारा चलाया जाता था। और 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख इस काल में हुआ है। 5-5 समितियों वाली 6 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख हुआ है, 6 समितियों का इस काल में उल्लेख हुआ है। तो देखिए भाई, 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति, ठीक है, तो 6 पंजे 30 कहा जा सकता है, 6 पंजे 30 कहा जा सकता है। यानी कि एक समिति में आपके कितने 5 मेंबर हुआ करते थे, और 6 समितियां मिली हैं, है जी। 5 सदस्य 5 सदस्यों 5 सदस्यों वाली 5 सदस्यों वाली 55 सदस्यों वाली, ठीक है, सॉरी, 5-5 सदस्यों वाली है भाई, ठीक है, 5-5 सदस्यों वाली
6 समितियां प्राप्त हुई हैं। कितनी? 6 समितियां प्राप्त हुई हैं। 6 समितियां प्राप्त हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 30 सदस्यों के द्वारा आपका मौर्य काल का जो प्रशासन था पाटलिपुत्र में, उसको चलाया जाता था। और आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे भाई। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है, अशोक में सॉरी उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट हाथी का धूलि शिल्प किससे संबंधित है? हाथी का धूलि शिल्प जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। हाथी का धूलि शिल्प जो है भाई ये मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल से संबंधित है। किससे? मौर्य काल से। और मौर्य काल में भी अगर कहा जाए किससे भाई, मौर्य काल में भी ये अशोक से संबंधित है। अशोक से संबंधित है। ये अशोक से संबंधित है आपका, अशोक से संबंधित है। ठीक है, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये थे भाई आज के आपके 30 क्वेश्चन। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं। और रही बात पीडीएफ की, मैं आपको प्रत्येक क्लास में बता रहा हूँ कि आपको ये जो आपकी पेपर 1 और पेपर 2 की पीडीएफ है, ये आपको मिलेगी कहाँ से भाई? संसार अकेडमी टेलीग्राम चैनल से आपको प्राप्त होगी। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो संसार अकेडमी टेलीग्राम जो है आपका चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां से आप वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक यानी कि आपको हेल्प उससे मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 की लगभग कंप्लीट तैयारी आपको कराई जा रही है। चलिए यहीं पर करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।